स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने सैलरी में देखा था कि हमारे सेक्शन 14 में बताया गया है देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। सेक्शन 15 हम लोगों ने देखा दैट वाज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी। सैलरी इज टू बी चार्ज टू टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू or on the basis of receipt, whichever is earlier, or and arrear of salary but subject to section 89(1). सेक्शन 16(1)(a) में डिडक्शन बताया गया था, स्टैंडर्ड डिडक्शन। कौन सा स्टैंडर्ड डिडक्शन? हो गया है 50,000 और सैलरी whichever is less, 50,000 और एक्चुअल अमाउंट ऑफ सैलरी whichever is less। 16(2) बताया गया एंटरटेनमेंट अलाउंसेस and the amount will be deducted only in the case of government employees. Least of the following is deductible. Actual amount 5,000 or 1/5 of actuals basic salary, 1/5 of या 20% of basic salary। 16(3) मैंने बताया था प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स। Whatever the amount is actually paid by the employee in this account would be deductible at all। क्वेश्चन भी करवाया था। सेक्शन 17 डेफिनीशन पार्ट होता है, सैलरी की डेफिनीशन बताई गई थी। बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्यूटी, पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, लीव इनकैशमेंट, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, एरियर ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन, परक्विजिट्स, अलाउंसेस। एंड लास्ट वन बताया था सेक्शन 80(c)(d)। सेक्शन 17(2) की डेफिनीशन मैंने अभी नहीं दी थी और हमने कहा था यहीं से हम लोग अपनी कहानी स्टार्ट करेंगे। आज हम आपको 17(2) तो बता देंगे, लेकिन इसके पार्ट को हम 1 या 2 सेशंस के लिए रोकेंगे और मीनवाइल हम आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स पढ़ाएंगे। क्या डिस्कस करेंगे? चलिए पहले तो हम आपको आज इसको तो बाद में डिस्कस करते हैं, परक्विजिट्स की डेफिनीशन देख लेते हैं। सेक्शन 17 सब सेक्शन 2, डेफिनीशन ऑफ परक्विजिट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनीशन। काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। और मैंने लास्ट सेशन में यह भी बताया था देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द परक्विजिट्स और अलाउंसेस। अलाउंसेस आर टू बी पेड इन कैश while the perquisites are to be provided in kind. Is it clear? Normally, not in all the cases. Perquisites को डिफाइन किया गया है, पहला पॉइंट, रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। अच्छा, नोट करने से बेटर है समझ लें। रेंट फ्री अकोमोडेशन, आप मेरे पास आए, आपने कहा सर मैं बड़ी दूर से आता हूं, मेरे पास रहने के लिए यहां घर नहीं है। तो मैंने कहा भाई तू आएगा देर से तो काम भी तू देर से करेगा, मेरे लिए ही सिर दर्द होगा। अच्छा एम्प्लॉय है, चल एक काम करते, वो घर दिख रहा है को? तुमने कहा हाँ, जाओ वो घर तेरा आज से। रेंट फ्री, तुमसे हम कोई रेंट नहीं लेने वाले, रेंट फ्री अकोमोडेशन। तुम दौड़ दौड़ कर उस घर में गए, एंटर किए, दैट इज द बेनिफिट ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। क्लियर? दूसरा होता है कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन। प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। सेम, तुम मेरे पास आए, कहा सर हम तो बड़ी दूर से आते हैं, घर है नहीं, आने में देर हो जाती है, काम हम देर से स्टार्ट करते। मैंने कहा वो घर दिख रहा है? तुमने कहा हाँ। मैंने कहा जाओ आज से इस घर में रहो। तुमने कहा किराया? किराए की क्या दिक्कत है, किराया मैं देखूंगा, तुम बस मुझे 3,000 महीने में देते रहना। कितना? एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से बोल रहा है 3,000 तुम हमें देना, मैं तुम्हें नहीं दे रहा। उल्टा क्यों? क्योंकि मैंने आपको 15,000 रुपए वाला घर दिया है 3,000 में। इट मीन्स इनडायरेक्टली आई एम गिविंग यू द बेनिफिट ऑफ ₹12,000। इज इट क्लियर?
तो हम लोग कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन को भी परक्विजिट्स मानते हैं. द फर्स्ट वन वाज रेंट फ्री अकोमोडेशन, द सेकंड वन वाज कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन. The value of benefit any obligation of the employee is met by employer. अगर एम्प्लॉय की कोई जिम्मेदारी है और उस ऑब्लिगेशन को एम्प्लॉयर मीट आउट करता है, मेरी बात समझना, if there is a responsibility of the employee to make the payment, but now the employer is taken that obligation in own account कि भैया तुम मत पेमेंट करना, I'll pay the amount. It means this is again the benefit or you can say perquisites. आपने गैस सिलेंडर लिया है, आपके नाम का है, पेमेंट हमको करना है, ऐसे कैसे हो सकता है? आपका सिलेंडर, आपकी जिम्मेदारी है, आपका ऑब्लिगेशन है, आप पेमेंट करेंगे, लेकिन अगर मैं पेमेंट कर दूं, इट मींस आई एम गिविंग यू द बेनिफिट. आपके बच्चे हैं, आपको पढ़ाना है, मैं पढ़ाता हूं, अगेन दिस इज द वैल्यू ऑफ बेनिफिट. द वैल्यू ऑफ बेनिफिट, एमेनिटी और बेनिफिट, provided by employer to employee either at free of cost or at concessional rate only in the case of specified employee. सर समझ में नहीं आया. मैंने बोला द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और अमेनिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय ईदर एट फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट. क्या केवल आपको घर का ही बेनिफिट मिल सकता है क्या? नहीं सर. क्या केवल आपकी ऑब्लिगेशंस को ही एम्प्लॉयर पूरा करता है क्या? नहीं सर. क्या कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको एम्प्लॉयर नहीं दे सकता क्या? हाँ सर. अगर मैंने आपको माली दे दिया आपके घर के लिए, वो माली मैंने गार्डनर आपको दिया है आपके घर के लिए, उसको सैलरी देने की जिम्मेदारी किसकी? 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 मेरी, क्योंकि मैंने दिया है. मेरी बात समझना. आपने माली रखा था तो सैलरी किससे मांगेगा? आपसे. वो आपकी ऑब्लिगेशन थी. आप इसमें चले जाएंगे अगर मैं पेमेंट करता हूं तो. मैंने माली दिया, वो मेरी जिम्मेदारी है पेमेंट करने की, वो आपसे नहीं मांगेगा. बेनिफिट मैंने दिया, वो इसमें आएगा, बिकॉज दैट वॉज नॉट योर रेस्पॉन्सिबिलिटी. बिजली का कनेक्शन आपके नाम से है, दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द पेमेंट ऑफ दैट यूटिलिटी. अगर मैं पेमेंट कर दूं तो इसका मतलब मैंने आपका ऑब्लिगेशन पेमेंट किया. कनेक्शन मेरे नाम से है, यूज आप कर रहे हैं, इसका मतलब ऑब्लिगेशन मेरा था. आई एम जस्ट गिविंग यू द बेनिफिट. दैट वाज नॉट योर ऑब्लिगेशन. नाउ द केस विल फॉल इन फोर्थ कैटेगरी. इज इट क्लियर नाउ? आएंगे, अभी देखेंगे जब परक्विजिट्स के पूरे पार्ट चलेंगे तो ये सारी चीजें दोबारा चलेंगी. इज इट क्लियर नाउ? और ये जो टैक्सेबिलिटी अराइज होती है ना, केवल और केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के केस में ही टैक्सेबल होता है. केवल और केवल. सर ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय क्या होते हैं, अभी देख लेते हैं. पॉइंट नंबर 5, एनी सम पेड टू गेट एन assurance of
लाइफ ऑफ एम्प्लॉय। आपका LIC प्रीमियम हम देते हैं, वो भी बेनिफिट ही तो है। आपका LIC प्रीमियम अगर हम पेमेंट करें वो भी तो बेनिफिट है, हाँ या ना? वो भी परक्विजिट्स की ही कैटेगरी में आएगा। Shares allotted under ESOP, ESOS और sweat equity share scheme। सर समझ में नहीं आया। मैं एम्प्लॉयर हूं, मेरे शेयर्स मार्केट में बिकते हैं 400 रुपए पर शेयर। आप मेरे एम्प्लॉई हैं, मैंने आपको ये शेयर दे दिए, कितने में दे सकते हैं? मैंने ये शेयर आपको दे दिए कितने में? 0 में दे सकते हैं। मेरी मर्जी, मेरी कंपनी है, मेरे शेयर्स है, आप मेरे एम्प्लॉई हैं, मैंने आपको दे दिए। You are getting the benefit of rupees 100 over here in this case, while you are just benefited with rupees 400 over here in this case. Yes or no? Again, this is the case of perquisites. लास्ट, आप लोगों ने सुपर एन्युएशन फंड का नाम सुना है कभी? आपने कभी सुपर एन्युएशन फंड का नाम सुना है? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन सुपर एन्युएशन फंड ऑफ द एम्प्लॉय। पहले ये 1 लाख होता था, अब ये बढ़ करके 1,50,000 है, इन एक्सेस ऑफ रुपीज 1,50,000। सुपर एन्युएशन फंड क्या होता है? मेरे यहाँ कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, जब वो रिटायर होगा तो ग्रेचुटी का भी पैसा लेगा, लिव इन कैशमेंट का भी पैसा लेगा, अलग अलग स्कीम का पैसा लेगा। भैया क्यों अलग अलग स्कीम? एक ही स्कीम बना दो ना, एक ही स्कीम बना दो, विच इज टू बी नोन एज सुपर एन्युएशन फंड। इज इट क्लियर? पक्की बात है, आगे चल सकते हैं। बाकी जब आएगा सुपर एन्युएशन फंड तो डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट, एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट्स। एनी अदर फ्रिंज, फ्रिंज को हिंदी में कहते हैं आनुषांगिक। That's it. This is the complete definition of your perquisites. ये जो लास्ट वाला है इसको हिंदी में कहते हैं आनुषांगिक लाभ। सर इसका क्या मतलब है? और एज में भी प्रेस्क्राइब्ड का मतलब होता है गो टू हेल नहीं, गो टू रूल्स। तो जब भी कभी आपको सुनने को मिल जाए एज में भी प्रेस्क्राइब्ड, किसी भी एक्ट में, किसी भी लॉ में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली योर इनकम टैक्स, even if you are just going to get this sentence in your company law, the thing would be same, means there are some rules to describe the matter. It means for the purpose of describing the fringe benefits or the taxability thereof, we have to depend upon the rules. Is it clear? Fringe benefits होते क्या हैं? मैं एम्प्लॉयर हूं, मैंने आपको जिम की फैसिलिटी दे दी, सारे लोगों को जिम नहीं दे सकता। मैंने आपको क्लब की मेंबरशिप दे दी, नहीं दे सकता। मैंने क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दे दी, नहीं दे सकता।
मैंने आपको कंसेशनल लोन की बेनिफिट दे दी। दूसरे लोग बैंक से लोन निकालते हैं 12% का इंटरेस्ट रेट देते हैं बैंक को, आप मेरे एम्प्लॉय हो, मैंने आपको 5%, 6%, 7% पर दे दिया। हाँ या ना? अगेन दिस इज द केस ऑफ बेनिफिट एंड दीज टाइप ऑफ बेनिफिट्स आर नोन एज फ्रिंज बेनिफिट्स। इज इट क्लियर? क्लियर है? लंच की फैसिलिटी दे दी, फ्री लंच, बात समझ में आई? तो देखेंगे इन सारी चीजों को, फिलहाल अभी हम ये चीज नहीं देख रहे। इन टोटलिटी दे आर 8 पॉइंट्स। कितने? पहला पॉइंट कहता है रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन, द वैल्यू ऑफ एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉयज मेट बाय द एम्प्लॉयर, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट्स, the value of any benefit or amenity provided by the employer to the employee either at free of cost or at concessional rate only in the case of a specified employee. नेक्स्ट मैंने बताया एनी सम पेड टू गेट एन एश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ द एम्प्लॉई। उसके बाद मैंने बताया एनी सम कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर इन अकाउंट ऑफ सुपर एन्यूशन फंड टू द एम्प्लॉई इन एक्सेस ऑफ ₹1,50,000। नेक्स्ट मैंने बताया अगर कोई स्वेट इक्विटी शेयर और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत अपने एम्प्लॉयज़ को सस्ते दाम पर या फ्री में अपनी कंपनी के शेयर से और स्टॉक दे देता है तो वो भी आ जाएगा परक्विजिट्स में। लास्ट मैंने बताया एनी फ्रिंज बेनिफिट्स एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। इज इट क्लियर? हटा सकते हैं? फिलहाल ये फिर देखेंगे हम लोग, ऐसा नहीं खत्म हो गया, अभी तो कहानी शुरू हुई है। सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। हिंदी में इसको कहते हैं वेतन के स्थान पर लाभ। I am not going to pay you the amount of salary. I am just going to give you the benefit which is not the part of salary. If this section would not be there, then these things should not means these things would not have been charged to tax under this particular head of income. अगर ये सेक्शन नहीं होता तो शायद आप इसको टैक्स लगाते ही नहीं सैलरी में। सर वो कैसे? कोई एग्जाम्पल दे दीजिए ना। क्या आपने इसके पहले कभी सुना है कि आपको सैलरी आपके ज्वाइनिंग के पहले की मिलेगी? नहीं। क्या आपने इसके पहले कभी सुना है कि आपको सैलरी आपके रेजिग्नेशन के बाद की मिलेगी? नहीं। आज सुनेंगे और लॉजिक को भी समझने की कोशिश करेंगे। हुआ ये कि अब देखो ना, कई लोग देखते होंगे सस्पेंड कर दिए गए नौकरी से, अब केस चल रहा है, किसी को पकड़ लिया गया करप्शन के केस में, उसको निकाल दिया गवर्नमेंट ने नौकरी से। अब वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मैंने नक नहीं किया, करप्शन नहीं किया। उसने अपने ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयर के ऊपर केस कर दिया कोर्ट में। केस चलता रहा चलता रहा चलता रहा। क्या वो एम्प्लॉई है? नहीं, नहीं है ना? नहीं है। ऐसे कैसे एम्प्लॉई है? क्या उसको सैलरी मिलेगी? नहीं। चलो दूसरा केस लेते हैं। ऐसे कैसे सैलरी मिल जाएगी? नहीं मिलती। वापस आते हैं दूसरे केस में। जमाना लद गया वो सब कि जब पेंशन भी मिलती थी, ये सब भी मिलता था, वो सब नहीं है टेंशन। तो इस तरह से हर कोई गुनाह करके घर पे बैठेगा, आएगा सैलरी आएगी, तनख्वाह आएगी, करप्शन का इनाम मिल रहा है, घर पे भी बैठे रहो और तनख्वाह भी पाते रहो। चलो दूसरा केस ले लेते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा कई तरह की वांट्स निकलती हैं गवर्नमेंट की, समय समय पर वांट्स आती हैं, लोग भरते हैं, अप्लाई करते हैं, भर दिया, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आया एक सरकार में, दूसरी सरकार आती है, इंटरव्यू लेना था, तब तक टाइम फिस। ऐसे ही होता है। हमें याद है मेरे दोस्तों ने समूह ग की परीक्षा दी थी, एग्जाम दिया था, वांट निकला था, हमको भी कह रहे थे भर ले। मैंने कहा ये सब काम हमको नहीं करना, हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए, सीधा सही साहब। हम देखते भी नहीं थे पलट करके कौन सा फॉर्म भर रहे हैं, सब लोग भरते थे, एग्जाम दिए लोग। उस समय मायावती का जमाना था, सॉरी मुलायम या मायावती जो भी हो, मुलायम का जमाना था। मुलायम सिंह यादव जी ने वांट निकाली, सब लोगों ने भरा। जब इंटरव्यू का वक्त आया, रिजल्ट भी आ गया, सरकार बदल गई, मायावती की आ गई, या मायावती से मुलायम में आ गई।
सरकार बदली, उस एग्जाम को ही कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद सब लोग घर पे बैठे कोर्ट केस कर दिए, और कोर्ट का जान ही रहो डिसीजन, सालों खत्म हो जाते हैं। मान लेते हैं उस कोर्ट का डिसीजन आया 8 साल बाद, केवल अपॉइंटमेंट होना रह गया था, केवल अपॉइंटमेंट होना रह गया था, सब कुछ हो गया था। 8 साल बाद आया, 8 साल बाद डिसीजन आया, गवर्नमेंट ने जो किया वो गलत किया। लाओ बुलाओ उन लोगों को, उन लोगों को 2 नौकरी जिनको हाँ किया गया था। अब सबको कॉल करेंगे तो कहे हाँ मैं घर पे 8 साल से इंतजार कर रहा था, कल नौकरी आएगी, परसों, हाँ इंतजार कर रहा था, आ रहा हूँ। सारे लोग दौड़े दौड़े आ ही जाएंगे। अरे कोई बचा भी नहीं होगा, कोई विदेश चला हो गया होगा, कोई दूसरी नौकरी पा गया होगा, किसी के टारगेट्स चेंज हो गए होंगे, किसी का घर बदल गया होगा, पता नहीं क्या क्या हो गया होगा। 100 में से 10 लोग भी शायद आए। 8 साल कोई वेट करने वाला नहीं। लेकिन जो लोग जाएंगे उनको उन 8 सालों का पेमेंट मिलेगा। जो लोग जाएंगे उनको वो 8 सालों का अमाउंट मिलेगा, 5 साल, 3 साल, 2 साल जो मिला। अगर इसी तरह किसी को निकाल दिया गया है, कोर्ट केस हुआ, केस 8 साल बाद डिसाइड हुआ कि एम्प्लॉय सही है, तो उसको 8 साल की सैलरी पूरी मिलेगी। देखो ना, जब वो नौकरी में नहीं था, ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, तो की सैलरी मिली। नौकरी से हटा दिया गया, उसके बाद की उसको सैलरी मिल रही है। जबकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, उसके बावजूद की सैलरी मिल रही है। और तुम लोग को मालूम है इस चैप्टर का बेस ही यही है कि इफ देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन एज एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, दैट in that case only whatever the amount is going to be received or receivable by an employee shall be charged to tax under this head of income। ये हम लोग जानते हैं। लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, उसको नींद आ रही है, 2 झापड़ मारो। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, बावजूद इसके हम लोग इसको सैलरी हेड में ले जाएंगे, वेतन के स्थान पर लाभ। इज इट क्लियर नाउ? पक्की बात है। अच्छा, एक केस और हो सकता है। हमने अपने एम्प्लॉय को बोला, देख तू मेरे यहाँ ज्वाइन कर रहा है 2015-16 में, 3 साल बीतेगा ना, हम आपको सैलरी 25% बढ़ा देंगे। एम्प्लॉय बड़ा खुश। 15-16, 16-17, 17-18 बीत गया। 1 अप्रैल 18 को मालिक के पास गया, मालिक बोल, आपने जो कहा था ना मेरी सैलरी 20,000 है, वो 25% से बढ़कर अब 25,000 हो जाएगी, अब हमारी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। आप हमारी तनख्वाह 20 से 25 कर दीजिए, आपने वादा किया था 20 से 25 कर देंगे। 3 साल बीत गए। मालिक ने कहा इधर आ गया, बैठ गया। जानता है अमेरिका में इस समय इकोनॉमी कितनी गिरी हुई है? हाँ मालिक, 2 से 3% पर चल रही है। बाकी देशों की इकोनॉमी वो भी गिरी हुई है, यहाँ की भी जल्दी गिरने वाली है। काम कर, कल से तेरे को तनख्वाह मिलेगी 15,000। करना है तो बोल, नहीं तो तू जा सकता है। वो आया था बढ़ाने और तनख्वाह हो गई और सीधे जा सकता है तो जा। अब उसने जब ऐसे तेवर दिखाए, तेवर पिक्चर, कौन सा गाना था, मैं सलमान का फैन ना, सही तो था कुछ। अब जब उसने ऐसे तेवर दिखाए मालिक ने, तो एम्प्लॉय भड़क गया। उसने कहा देख, तेरे और मेरे बीच में बंधन है पुराना नहीं, तेरे और मेरे बीच में एक करार हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। ये करार ये हुआ था कि अगर 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 हमारे टर्म्स और कंडीशंस में, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के टर्म्स कंडीशन में कभी कोई चेंजेस आएंगे तो आप हमें कंपनसेशन देंगे। आप हमारी तनख्वाह काट रहे हैं, अब या तो मैं नौकरी करूंगा या तो नहीं करूंगा। अगर करूंगा तो आपने कहा था जब टर्म्स कंडीशन में चेंजेस होंगे हमसे 5 लाख रुपए ले लेना, और अगर बाहर निकाल दोगे तो आप हमें कहे थे कि 10 लाख रुपए कंपनसेशन आप हमें देंगे। दोनों केसेस में
अगर मैं मान जाता हूं ठीक है मेरा 15,000 कर दो, उसके बावजूद मुझे 5 लाख रुपए मिलेगा, एग्रीमेंट में लिखा है मालिक हमको 5 लाख रुपए देगा तभी मेरी सैलरी कम कर सकता है, और अगर मैं कहता हूं नहीं करूंगा काम तो मुझे 10 लाख रुपए देकर निकाल सकता है। Now, both of these two amounts are to be treated as compensation against salary. Basically, these amounts are not salary, but these are the amount which are against the salary in lieu of salary. In future, I won't get any amount of salary. हाँ या ना? Clear हुआ? इसको कहा गया profit in lieu of salary. पहला देखते हैं, any compensation due to or received by any employee from its present or former employer against termination or modification नहीं है, modification in terms of employment. मोदी ने बहुत चीजें मॉडिफाई कर दी है कि नहीं? चलो, एक आया था व्हाट्सएप पे जोक आता है ना, उसमें लगाता है अगर किसी को बधाई देनी है तो उसको कांग्रेट्स ना बोलना, उसको कांग्रेचुलेशन बोलने से भाजपा चुलेशन बोलना क्योंकि कांग्रेट्स में कांग्रेस भी आ जाती है। सेकंड, एनी अमाउंट ड्यू टू from यही तो है। पहला मैंने बताया कितनी अच्छी तरह से फ्रेम किया जाता है। देखो, कंपनसेशन मिल रहा है प्रेजेंट एम्प्लॉयर से या फॉर्मर एम्प्लॉयर से, किसको? उसको नौकरी से निकालना या उसकी सेवा शर्तों में चेंज करना। इट मींस जब ऐसा किया जा रहा था, बोथ ऑफ देम हैव देयर रिलेशनशिप एज अ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, व्हाइल द पर्सन वाज नॉट अंडर इन एम्प्लॉयमेंट। जब वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं था तो कैसे कर सकते हो एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिला, एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर को निकाल दिया गया नौकरी से, कैसे बोल सकते हो एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिला, एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर को मिला? नहीं बोल सकते। तो देखो यहाँ पर वर्ड यूज किया गया रिसीव्ड बाय एनी पर्सन, एम्प्लॉय नहीं यूज किया गया, फ्रॉम एनी पर्सन, एम्प्लॉयर नहीं यूज किया गया। इज इट क्लियर? क्योंकि वहां पर रिलेशनशिप तो था ही नहीं। लास्ट है एनी सम अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। दैट्स इट, दिस इज योर सेक्शन 17(3). सर इसके बारे में कुछ आप नहीं बताएंगे की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी? मालूम है कुछ? चलो हटा दें इसको, पक्का जरूरत नहीं पड़ेगी। सेक्शन 17(3) में मैंने 3 चीजें बताई। पहला बताया एनी अमाउंट, एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी एम्प्लॉय फ्रॉम इट्स प्रेजेंट और फॉर्मर एम्प्लॉयर
अगेंस्ट टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दैट्स इट। दूसरा मैंने बताया एनी अमाउंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन फ्रॉम एनी अदर पर्सन अगेंस्ट, यू कैन से बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और आफ्टर सेसेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तीसरा मैंने बताया की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। प्रॉब्लम आपको कर रहा होगा केवल और केवल की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। जरा हम उसके बारे में बात करते हैं और आज के बाद इस टॉपिक को हम यहीं स्टार्ट करेंगे और इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। इस टॉपिक को हम पीजीबीपी में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। मैं यही बताऊंगा, देखो मैंने सैलरी हेड में आपको सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 में डिटेल में बता दिया। जब हम अदर सोर्सेज पढ़ेंगे वहां पर भी वर्ड आएगा की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अगेन इन दैट टाइम आई विल टेल यू कि हाँ हम लोगों ने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर दिया है अपने सैलरी हेड में सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 के समय। क्या होता है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी? देखा जाए एक नॉर्मल एग्जांपल ये ले सकते हो, हमारे पास एक एम्प्लॉय है जो कीमैन का मतलब ये नहीं होता जो चाबियां होती है उसको घुमाए तो उसको कहें कीमैन ठीक है ना। इस तरह ही मैन का मतलब ही इज ऑल्सो मैन, ही मैन, ऐसा नहीं है। कीमैन का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा आदमी जो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस में कि जिसके होने या ना होने से मेरे बिजनेस को फायदा या घाटा होता है, तो उस आदमी को हम कहेंगे की मैन। होता क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, देखो कंपटीशन किस स्टेज तक होता है, जरा उसका एक एग्जांपल सुनो। मान लो टाटा कंपनी ने एक एम्प्लॉय रखे अपनी एक नए सेक्टर के लिए, बिल्कुल नया सेक्टर था इंश्योरेंस, उसे अपने 100 लोगों की भर्तियां की। 100 लोगों का जब रिक्रूटमेंट किया तो बाकायदा उसके बाद सारा इंटरव्यू लिया होगा, क्रीम लोगों को सेलेक्ट कर लिया होगा और उसके बाद अपने प्रोडक्ट बताए होंगे ट्रेनिंग के समय। 1 महीना उनका रहना खाना पानी सब दिया होगा, हर चीज़ की होगी। नॉर्मली बॉन्ड भरा लेते हैं, लेकिन मान लेते हैं नहीं भराया। अब पूरा का पूरा खर्च किया, वो बंदा ट्रेनिंग में हो गया। रिलायंस कंपनी आई, कही कितनी सैलरी मिल रही है तुमको टाटा से? उसने कहा 50,000 रुपया। आ जाओ हम 55 दे देंगे उसको बैठे बैठे ट्रेनिंग कॉस्ट वगैरह सब बच गया, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, सारा कुछ बचा लिया। और वो बंदा 5,000 के लालच में उस कंपनी को छोड़ करके दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लिया। और लालच कह सकते हो या अपॉर्चुनिटी समझ सकते हो। तो इस तरह का कंपटीशन होता है, एक दूसरे के एम्प्लॉयज को तोड़ा जाता है। तो ऐसे लोग हमारे लिए की मैन होते हैं। कुछ लोग इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिनके रहने या न रहने से हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा घाटा। क्या एक चपरासी की मैन हो सकता है? हाँ हो सकता है, ऐसे कैसे नहीं हो सकता। क्या डायरेक्टर की मैन हो सकता है? हो सकता है। क्या मेरा कोई एजेंट की मैन हो सकता है? हो सकता है। यानी अगर कोई एम्प्लॉयर के लिए एम्प्लॉय की मैन हो सकता है, कोई भी एम्प्लॉय, डायरेक्टर भी हो नॉन डायरेक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी प्रिंसिपल के लिए एजेंट उसका की मैन हो सकता है, और किसी कॉन्ट्रैक्टर के लिए कॉन्ट्रैक्टी की मैन हो सकता है। बोलो, या कॉन्ट्रैक्टी के लिए कॉन्ट्रैक्टर की मैन हो सकता है। बोलो। अच्छा, इसने इसका इंश्योरेंस करवा दिया कि कल अगर ये ना रहे तो मेरे बिजनेस को बहुत नुकसान होगा, या छोड़कर चला जाए तो मेरे बिजनेस को बहुत नुकसान होगा, या तो ऊपर चला जाए या तो छोड़कर चला जाए दूसरी जगह, तो हमारे बिजनेस को बहुत नुकसान होगा। इसने इसके लिए 10 लाख का इंश्योरेंस करवाया कि अगर कल इसको कुछ हुआ तो इंश्योरेंस का पैसा किसको मिलेगा? अपने लिए करवाया था, दूसरे के लिए नहीं करवाया था। किसके लिए करवाया? अपने लिए करवाया कि अगर कल इसको कुछ हो जाए तो हमको पैसा मिले। अजीब बात है ना? इसको नहीं मिलेगा, हुआ इसको
लेकिन मिलेगा किसको? एम्प्लॉयर को। इसी तरह अगर एजेंट को कुछ हो जाए तो, कॉन्ट्रैक्टर को कुछ हो जाए तो, पक्का ना? इसने 10 का इंश्योरेंस करवाया, ये इसकी डेथ हो गई एम्प्लॉय की। अब मालिक ने थोड़ी दया दिखाई और इसको दे दिया कितना, और अपने पास रखा कितना? हो सकता है सेम यही चीज यहां भी हो सकती है, नहीं हो सकती? प्रॉब्लम बस इसी में ही है कि अगर इनकी टैक्सेबिलिटी हम समझ जाएं तो टॉपिक इज ओवर। इसको जो कुछ भी मिलेगा, मैंने कहा वॉट एवर द अमाउंट इज गोइंग टू बी रिसीव्ड बाय एनी एम्प्लॉय फ्रॉम इट्स एम्प्लॉयर शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी। सैलरी सैलरी। लेकिन जीते जी अगर इसको देना है तो, मान लो इसका पैर खराब हो गया, हाथ खराब हो गया, हमने 3 लाख दे दिया, तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, तो इसके लिए ये सैलरी चैप्टर में टैक्सेबल होगा। इसकी डेथ के बाद इसके घर वालों को दिया गया तो अदर सोर्सेस में कहां टैक्सेबल होगा? अब समझ में आई बात? बोलो हाँ या ना? इसके लिए ये बिजनेस के नुकसान का कंपनसेशन है, तो ये पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। कहां टैक्सेबल होगा? क्योंकि इसके बिजनेस के ही अगेंस्ट है। नुकसान कहां का होगा? बिजनेस का, तो वहीं टैक्सेबल करो। प्रिंसिपल का भी नुकसान किस चीज का होना था? बिजनेस का, तो कहां टैक्सेबल करो? एजेंट का भी बिजनेस का होना था, लेकिन इसके ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का हिस्सा नहीं है, तो कहां जाएगा? इसके बिजनेस का नुकसान होना है तो कहां जाएगा? और इसका बिजनेस का नुकसान नहीं है तो कहां? अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट ही कर देते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्टर, तो ये आ जाएगा अदर सोर्सेज में। ठीक है ना? पक्की बात है ना? बोलो। ये है आपका पूरा, यानी पीजीबीपी में इस अमाउंट्स को टैक्सेबल के लिए बोला जाता है सेक्शन 28 में, अदर सोर्सेज में सेक्शन 56 में इसको बोला जाता है, और सैलरी में इसके लिए बोला जाता है। तो सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 है वो इसके लिए बोल रहा है। करवाया किसने? मालिक ने। पैसा किसको मिला होगा? मालिक को। उसने हमको दे दिया एम्प्लॉय को, तो मेरे लिए यहाँ टैक्सेबिलिटी, मालिक के लिए पीजीबीपी में टैक्सेबिलिटी। इज इट क्लियर? आगे से हमसे की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी मत पूछना कभी। क्लियर है? नोट कर लो। ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं? जब कोई एक एम्प्लॉय रिटायर होता है ना, तो एम्प्लॉयर उसको कई सारे बेनिफिट्स देता है। नाम सुना होगा प्रोविडेंट फंड, लीव इन कैशमेंट, ग्रेचुटी। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 में ग्रेचुटी का, और हमारा पर्पस आज आपको केवल इसी टॉपिक को समझाना ही है। अगर ग्रेचुटी ढंग से समझ में आ गया तो बाकी के सारे टॉपिक बस स्टोरी की तरह सुनते जाओ, खत्म करते जाओ। टाइम लगेगा ढंग से सुनना।
ग्रेचुटी क्या होता है, ये आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट होता है, मैंने पहले ही हेडिंग दे दिया, रिटायरमेंट बेनिफिट। इट मींस अगर कोई एम्प्लॉय रिटायरमेंट के पहले ग्रेचुटी का अमाउंट निकाल ले तो वो 100% टैक्सेबल होता है, बिकॉज दिस इज प्योरली अ रिटायरमेंट बेनिफिट। If any employee is going to get the amount of gratuity during its tenure of service, 100% of the amount shall be charged to tax, irrespective of the fact whether the employee is government or non-government। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, 100% टैक्सेबिलिटी होगी। लेकिन ये रिटायरमेंट बेनिफिट है, अगर कोई एम्प्लॉय रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुटी का अमाउंट पाता है अपने एम्प्लॉयर से तो उसको माफी मिलती है। माफी मिलती है किस सेक्शन में? सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 में। वैसे इसको क्लॉज बोला जाता है, सेक्शन 10 से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होते हैं उनको हम क्लॉज बोलते हैं, लेकिन हम बोलेंगे सबसेक्शन 10। तो सेक्शन 10 में इसको बेनिफिट मिलता है ग्रेचुटी। कितना वो भी तो पता चल जाए, कितना वो भी तो पता चल जाए। हमने पहले सेशन में ही आपको बताया था, सेक्शन 10 का मतलब होता है इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। याद आया? नहीं बताया था? या इसको हम शॉर्ट में कहते हैं एग्जेम्प्टेड इनकम। ऐसा नहीं है नहीं बताया था, बताया था एग्जेम्प्टेड इनकम, क्योंकि अदरवाइज हम प्रोविडेंट फंड सेक्शन 7 तो आगे बढ़ ही नहीं पाते। एग्जेम्प्टेड इनकम, एग्जेम्प्टेड इनकम जो माफ होती है, ना उनको इनकम में जोड़ो ना घटाओ। जब फायदा देना ही है तो जोड़ा ही क्यों? जब दिल तोड़ना ही था तो जोड़ा क्यों? गाना था ना। तो उसी तरह से जब एग्जेम्पशन देना ही है तो फिर जोड़ोगे क्यों? पहले जोड़ोगे बाद में घटाओगे। उससे अच्छा ना जोड़ो ना घटाओ, सेक्शन 10 में एग्जेम्पशन दे दो सीधे सीधे। तो ये सेक्शन 10 है, इसका मतलब हम एग्जेम्पशंस की बात कर रहे हैं, वो भी इनकम की। ग्रेचुटी में हम दो पार्ट तोड़ते हैं। क्या ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस है? अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस है तो 100% एग्जेम्प्ट है, जितना भी मिलेगा वो सब सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन अगर ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस है तो हम इसको दो पार्ट में देखते हैं। एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, और नॉट कवर्ड एम्प्लॉइज, कि वो एम्प्लॉय कवर्ड है ही नहीं ग्रेचुटी एक्ट में। अगर ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है तो कहा गया लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। इन तीनों में से जो सबसे कम होगा ना वो माफ हो जाएगा। इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो माफ हो जाएगा। और नॉट कवर्ड है तो भी यही बोला गया लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो माफ कर दिया जाएगा। पहला बोला गया एक्चुअल अमाउंट, दूसरा बोला गया मैक्सिमम लिमिट, अब बढ़ाकर हो गई है ₹20 लाख। इधर बोला गया एक्चुअल अमाउंट और दूसरा बोला गया मैक्सिमम लिमिट ₹10 लाख। क्लियर है? Earlier in both of these two cases it was ₹10 lakhs, but from the last assessment year it has been changed from 10 lakhs to 20 lakhs. Is it clear? अगर हमसे कहा जाए, तीसरा पॉइंट अभी बचा हुआ है,
कि बताओ कितना ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना पड़ेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस है या नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस है तो पूरा माफ कर दो, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट होना चाहिए। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस है तो दो चीजें देखो, वेदर कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट 1972 और नॉट कवर्ड एम्प्लॉय। इफ द एम्प्लॉय इज कवर्ड देन अगेन वी हैव टू चेक वेदर मींस व्हाट इज द लीस्ट अमाउंट आउट फ्रॉम दीज थ्री थिंग्स। इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो माफ होगा। एक्चुअल अमाउंट 20 लाख रुपए और तीसरा है हाफ मंथ सैलरी, और यहां हाफ मंथ का मतलब होता है 15 डिवाइडेड बाई 26 डेज ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी। नहीं समझ में आ रहा सर। फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ। सर बिल्कुल दिमाग से उड़ गया, बोलूं मैं? अच्छा ढंग से सुनना। आप मेरे यहां 40 साल 8 महीने काम किए हैं, चलो 40 साल नहीं 39 साल 8 महीने, कितने? आप रिटायर हो रहे हो। अब रिटायर हो रहे हो तो आप कहते हो हमें ग्रेचुटी दो। मैंने कहा ठीक है, एक्चुअल अमाउंट ये ले जाओ, 10 लाख 15 लाख 8 लाख 12 लाख 25 लाख, दूसरा मैक्सिमम 20 लाख और तीसरा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको ना। गवर्नमेंट ने कहा है ना मैक्सिमम हम हर एक साल के बदले 15 दिन की तनख्वाह फोकट में देने को तैयार हैं ग्रेचुटी के नाम से। हर एक साल के बदले। कितने साल आपने काम किए ना, 40 मान लिया जाएगा, क्योंकि पार्ट देयर ऑफ को भी कंसीडर किया है। 6 महीने से अधिक होना चाहिए तो वो पूरा 1 साल कवर हो जाएगा। एग्जैक्ट 6 महीना साल नहीं माना जाएगा। 6 महीना 1 दिन होगा तो वो 1 साल पूरा मान लिया जाएगा। It means here in this case the employee has served completely 40 years for the purpose of gratuity. तो हम इसको कितना ले लें? 40 साल। और कहा गया हर 1 साल के बदले हम आपको 15 दिन की तनख्वाह देंगे। कितने दिन की? 15 दिन की तनख्वाह देंगे। तो 40 साल में कितने दिन की तनख्वाह होती है जरा कैलकुलेट करके बताओगे? ये 1 साल में है 15 डिवाइडेड बाई 26, हाँ या ना? तो 40 साल में 23 महीनों के बराबर की। बोलो, भूल जाओ, नहीं समझ में आया। ये तो मानते हो हर 1 साल में इतने दिनों का आपको ग्रेचुटी के नाम पर तनख्वाह मिलेगा हर साल के बदले। बताओ आपकी तनख्वाह है अभी अभी जो आप रिटायर हो रहे हो ना, उसके हिसाब से तनख्वाह को लेकर चलेंगे या 40 साल पहले आपने ज्वाइन किया था उसको लेकर चलेंगे या बीच वाला कोई? कहा गया अभी अभी वाला। जब आप जॉब छोड़ रहे हो ना उस समय तनख्वाह है 40,000 महीना। कितना? 40,000 महीना। चलो 40 आ जाएगा, 50,000 महीना। कितना? 50,000 पर मंथ आपकी सैलरी थी। अब आपको 15 दिन की तनख्वाह फोकट में मिलेगी। अभी अभी जब रिटायर हो रहे थे ना आपकी तनख्वाह 50,000 थी, अब आपको पूरे 1 साल के बदले 15 दिन का तनख्वाह फोकट में मिलेगा। कौन सा वाला तनख्वाह? अभी अभी जो मिल रहा था उसके हिसाब से वाला। तो 15 दिन का कितना हो जाएगा? 50,000 डिवाइडेड 50,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 26। 26 दिन में इतनी तनख्वाह, तो 15 दिन की कितनी? 26 इसलिए लिया जाता है क्योंकि कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी आपका बोनस और जो प्रोविडेंट फंड एक्ट हैं, जब आप उसमें पढ़ेंगे तो उसमें सीजनल नॉन सीजनल संडे वनडे हटाने का सिस्टम है, तो वो हटाया जाता है 4 संडे। तो मान लिया जाता है 26 दिन की सैलरी आपकी 50,000 है, तो 1 दिन की इतनी हुई, तो 15 दिन की कितनी? 28,846। इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यानी अब आपको 28,846 रुपये 1 साल का फोकट में मिलने को वाला है रिटायरमेंट के समय। 1 साल के बदले 28,846। तो हाँ, 40 के बदले 11,53,840 रुपये।
बात समझ में आई? तो हम उसको मल्टीप्लाई करवा रहे थे सीधे 40 को, तो तुम लोग बीमार हो रहे थे। तो बीमार मत हो, आप पहले उसको अमाउंट में कन्वर्ट कर लो, फिर ईयर में टोटल से मल्टीप्लाई करो, ज़्यादा ईजी रहेगा। समझ में आई बात? ये कैलकुलेशन का तरीका है। मैक्सिमम 20 लाख, तीन में से जो सबसे कम हो। अब हो सकता है एक्चुअल इसको मिला हो 10 लाख और ये मिला हो 11,53,000, तो तीनों में सबसे कम क्या है? 10। तो 10 मिला, 10 माफ है, सब जीरो। अच्छा, एक्चुअल में हो सकता है 18 लाख मिला हो और माफ कितना होगा? 11,53, सबसे कम। तो 18 मिला, 11,53 माफ, आपका 6,47,000 टैक्सेबल। यही तो हुआ। बात समझ में आई नहीं आई? तो ये तरीका है इस केस में। इस केस में जरा देखते हैं, चूंकि ये कवर्ड नहीं है, चूंकि ये कवर्ड नहीं है, तो कहा गया 39 साल 8 महीने को भैया आप 40 मत कर देना, 39 ही रहने देना। पार्ट देयर ऑफ वाला सिस्टम यहां पर नहीं रहेगा। और हाफ मंथ का मतलब यहां पर वही हाफ मंथ रहेगा जो आज तक आप लोग जानते थे, 1/2, 15/30, 15 डिवाइडेड बाई 30। नहीं समझ में आ रहा? तो हाफ मंथ सैलरी, हाफ मंथ ऑन द बेसिस ऑफ, अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने सैलरी कौन सी उठाई थी? अभी रिटायरमेंट वाली 50,000 उठाई थी, लेकिन इसने कहा तुरंत वाली मत उठाओ, रिटायरमेंट के जस्ट पहले के 10 महीनों की एवरेज निकाल लो। पता नहीं क्या है, अभी अभी रिटायर हुआ है, इसके जस्ट पहले के 10 महीनों का एवरेज ले लो, तो भी तो एक ही महीना हुआ। 10 महीनों की एवरेज सैलरी का मतलब एक महीने की सैलरी, लेकिन तुरंत वाली सैलरी नहीं, पिछले 10 महीनों का एवरेज। तो ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, इसमें पार्ट देयर ऑफ वर्ड नहीं जुड़ेगा। 39 को 39 रहने देना, 40 साल करने की जरूरत, 39 साल 8 महीना है तो भी 39 रहेगा, 39 ईयर्स 11 मंथ्स हो तो भी 39 ही रहेगा, क्योंकि पार्ट को तो लेना ही नहीं है। अब बताओ, एक बंदा जो 50,000 रुपए 5 महीने, पिछले 5 महीनों में वो 50,000 पाया और उसके पिछले 5 महीनों में वो 40,000 की सैलरी पा रहा था, तो लास्ट 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी कितनी हो गई? हाँ या ना? हाँ या ना? इसका आधा उसको तनख्वाह मिलेगा फोकट में सैलरी के नाम से। कितना? यानी एक साल में उसको आधे महीने की तनख्वाह फोकट में मिलेगी। और कितने सालों के बराबर? 39 ईयर्स। 40 करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन वही है, लेकिन आंसर चेंज। समझ में आई बात? सर लास्ट 10 मंथ जो है वो आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर काफी कंफ्यूजन है, ये सैलरी मतलब क्या? सर काफी कंफ्यूजन है, ये सैलरी मतलब क्या? तो यहाँ का सैलरी का मतलब कुछ और होगा और यहाँ सैलरी का मतलब होगा, सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस डीए। अच्छा, यहाँ पर सैलरी का मतलब होगा बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस परसेंटेज। सर समझ में नहीं आई बात, अब मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। क्लियर है? नोट कर लो एक बार, नोट करने से कुछ नई चीज़ें दिमाग में एंटर करेंगी, फिर हम आएंगे आगे। जल्दी नोट करो।
मैंने अभी तक केवल इसमें इतना ही बताया कि ग्रेच्युटी में हमें एम्प्लॉयज़ को दो पार्ट में बांटना होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट 100% माफ होता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में आफ्टर रिटायरमेंट के लिए दो चीज़ें कही गई हैं, या तो कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट होगा या तो नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट होगा। अगर कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट है तो इन तीन में से जो सबसे कम होगा माफ हो जाएगा। एक्चुअल अमाउंट 20 lakhs, हाफ मंथ सैलरी 15 डिवाइडेड बाय 26 डेज सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ। नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट में हो जाएगा एक्चुअल अमाउंट 10 lakhs और हाफ मंथ सैलरी 1/2 ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट 10 months एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस एंड नॉट द पार्ट देयर ऑफ। सैलरी मीन्स इन द फर्स्ट केस बेसिक सैलरी DA इफ प्लस परसेंटेज, ना केवल बेसिक सैलरी प्लस DA, वाइल इन द सेकंड केस बेसिक सैलरी प्लस DA इफ प्लस परसेंटेज। इज इट क्लियर? सर इनका मतलब क्या है और लास्ट 10 months का मतलब क्या है जरा देखो। अगर कोई एम्प्लॉय 15 अगस्त 2019 को रिटायर हुआ तो बताओ पिछले 10 महीने कौन से होंगे, कहां से काउंट करोगे? 14 तारीख से। चलो भाई 31 दिसंबर को रिटायर हुआ तो पहला महीना कौन होगा पीछे? दिसंबर, हाँ नवंबर, ऐसे ही तो होगा। ये नहीं है, लास्ट का मतलब होता है करंट मंथ को तो भूल जाओ। तो अगर दिसंबर में रिटायर हुआ है तो चाहे कोई भी तारीख हो नवंबर से ही काउंट होगा। फॉर दिसंबर द लास्ट मंथ इज नवंबर। अब 1 दिसंबर को रिटायर हो या 31 दिसंबर को, काउंट पिछले महीने के बाद से होगा। तो नवंबर से लेकर पिछले 10 महीने की सैलरी पिक करोगे। क्लियर है? पहला कंफ्यूजन दूर हुआ। दूसरा, सर हमें ये कैसे पता चलेगा दैट द एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट और नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट? इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट देन इट इज अप टू यू टू एज्यूम द थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शंस। इफ यू जस्ट वांट टू ऑप्ट एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट, नाउ फॉलो these rules. If question is silent then you can go with that, but yes, first of all we have to check the information which are given to us in the examination in the question. अगर हमें लास्ट 10 months की सैलरी दी हुई है तो इट मीन्स द एग्जामिनर wants you to calculate the amount of gratuity according to this one thing. If no information is given regarding last 10 months salary then our answer would be based on this one thing. Is it clear? अगर हमें पिछले 10 महीनों की तनख्वाह दे दी जाए तो हम इसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, अदरवाइज इसके हिसाब से करेंगे। अगर दोनों हो सकता है तो ये मेथड मानो या वो मेथड, वो तुम्हारे ऊपर है। इज इट क्लियर? आगे चल सकते हैं, बोलो। सर इसका क्या मतलब है DA इफ उफ प्लस परसेंटेज? बात समझ में नहीं आ रही। चलो एक काम करते हैं, पहले जो इससे रिलेटेड 3 टॉपिक्स हैं वो क्लियर कर दें। अगर टाइम बचेगा तो हम इनको डिस्क्राइब करेंगे आज ही, अदरवाइज इन 3 से ही स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट सेशन, ठीक है ना? तो पहले इस पॉइंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसको हम कवर कर लें। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल्स। अगर ये भूल गए तो काफ़ी कुछ चीज़ें छूट जाएंगी। पहला तो मैंने शुरू में ही बता दिया, दिस इज आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट। मीन्स अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस is 100% टैक्सेबल। बता दिया था ना, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, इसमें किसी को कोई शक और शुबा नहीं। पॉइंट नंबर 2, इफ एनी एम्प्लॉय, अब बताओ ना, एक एम्प्लॉय है, एक 60 साल की एज में रिटायरमेंट है, 2 जगह काम करता है। कितनी जगह काम करता है? 2 जगह काम करता है। तो एक जगह हो सकता है उसकी एज 60 साल हो गई हो, वहाँ से वो रिटायर हो जाएगा, और एक जगह हो सकता है उसकी एज अभी 5 साल कम हो, 55 साल का हो, तो वहाँ से अभी रिटायरमेंट होने में कितने साल है? इतनी मार खाओगे तुम लोग, इंसानों अकल के दुश्मनों। अरे 60 साल वो दोनों जगह एक साथ होगा? ऐसा कौन सा बिजनेस एक आदमी होता है कि एक जगह उसकी एज 60 साल चल रही हो तो एक जगह उसकी एज 55 साल चल रही हो?
तुम लोग हाँ हाँ करते करते बर्बाद कर और कितने प्यार से तुम लोग कहते हो हाँ हाँ, हमें बोलने में भी बड़ा मजा आता है। अरे रिटायर होगा दोनों जगह से एक साथ होगा, 60 साल दोनों जगह क्रॉस करेगा ना। इफ एनी एम्प्लॉय इज गेटिंग रिटायर्ड फ्रॉम more than one employer during the same year, then the maximum exemption limit जो 10 लाख और 20 लाख वाली थी वो क्या हो जाएगी, दो लोगों के यहाँ से रिटायर होगा तो 10 लाख कितना हो जाएगा, 20 कितना हो जाएगा, वो 10 ही रहेगा। मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू ₹20 or 10 lakhs। देन ऑल्सो, यहाँ एवन देन, ठीक है ना, द मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 20 lakhs और 10 lakhs। उसमें कोई इजाफा नहीं होने वाला। दो लोगों के यहाँ से रिटायर हो रहे हैं तो मेरी लिमिट 20 लाख से बढ़कर 40 लाख हो जाएगी, यहाँ 10 से बढ़कर 20, दिमाग से निकाल देना, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इफ एनी एम्प्लॉय हैज already been retired in any earlier year and got exemption under section 10(10), then now if he is retiring from any other employer during the previous year, the maximum limit of ₹20 or 10 lakhs। अब कहोगे सर एक आदमी 2 बार कैसे रिटायर हो सकता है? अरे हो सकता है एक जगह से उसको जबरदस्ती निकाल दिया गया था, नहीं समझे, 40 साल 45 साल की एज में उसने फिर दूसरी जगह काम किया 10 साल 15 साल, फिर रिटायर हो रहा है, हो सकता है, हो सकता है 2 जगह से रिटायरमेंट लिया हो। तो जहां पिछली बार उसने रिटायरमेंट लिया था तो क्या उसको एग्जेम्पशन अवेल हुआ था? हाँ, उसको ना 6 लाख का उस समय बेनिफिट मिला था। कितने रुपए का? 6 लाख का एग्जेम्पशन मिला था। कितने रुपए का? 6 लाख का एग्जेम्पशन मिला था। अब वो फिर से दूसरे एम्प्लॉयर के यहां से रिटायरमेंट ले रहा है 15 साल 10 साल 8 साल 12 साल बाद, तो वो 20 लाख की लिमिट ना लाइफ टाइम होती है किसी एम्प्लॉय के लाइफ में, पूरे लाइफ टाइम होती है 20 लाख। यानी अगर उसने ऑलरेडी 6 लाख का बेनिफिट ले लिया है पिछली बार, तो अब वो लिमिट घट करके 14 लाख हो जाएगी। तो इस बार जब मैक्सिमम लिमिट का कैलकुलेशन करोगे दूसरे एम्प्लॉयर से तो 14 लाख का मैक्सिमम लिमिट रखोगे। अगर 10 लाख वाला केस है तो 4 लाख ही रखोगे। The maximum limit of ₹20 and 10 shall get reduced by the amount of earlier exemption। बात समझ में आई? If any employee has already been retired in any earlier year and got exemption under section 10(10), then now if he is getting retired from any other employer during the previous year, the maximum limit of ₹20 or 10 shall get reduced by the amount of earlier exemption। Clear? ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। अभी तक कोई कंफ्यूजन या डाउट? नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे ना, आपको सबसे पहले मैं इसका मतलब बताऊंगा, डीए का, इफ एंड परसेंटेज का मतलब। और जब मैं आऊँ तो तुम लोग बिल्कुल इस चीज़ को याद दिलाना कि सर पहले इसको कवर करिए फिर आगे बढ़िए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ग्रेजुएटी आप लोगों को अच्छी तरह से तैयार होगी नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि हम जब आगे बढ़ेंगे तो सारे पॉइंट्स इसी पर ही डिस्कस, इसी तरह से ही डिस्कस होंगे। ठीक है ना? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।